सपना शर्मा। नमस्ते। यूपी में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं। सुबह की शुरुआत अच्छी खबर के साथ करते हैं। बात एक ऐसा युवक की है जिसकी कोशिश आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा से कम नहीं है। वो प्रेरणा किस मामले में है, जरा ये रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। ये युवक अपनी दादा दादी की भक्ति के रंग में रंगा है। तस्वीर त्रेता युग के उस श्रवण कुमार की याद ताजा कर रहा है जो अपने बूढ़े माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। वही आज एक पोता अपने बूढ़े दादा दादी को तीर्थ यात्रा कराकर लौट रहा है। कलयुग के श्रवण कुमार राहुल के कांवड़ के एक पलड़े में दादा हैं तो दूसरे पलड़े में दादी हैं। राहुल सैनी के दादा दादी की तमन्ना थी कि एक बार उन्हें कोई हरिद्वार लेकर जाए। इसका इजहार उन्होंने अपने पोते के सामने किया। बचपन में दादा दादी ने राहुल को बेइंतहा प्यार दिया था। हर वो जरूरत पूरी की थी जो राहुल चाहता था। ऐसे में बूढ़े दादा दादी की तमन्ना पूरी करने की जिम्मेदारी राहुल के ऊपर थी। राहुल ने भी ठान लिया कि वो अपने दादा दादी को हरिद्वार लेकर जाएंगे। वो अपने दादा और दादी की इच्छा पूरी करने के लिए 19 जून को हरिद्वार पहुंचे। दादा दादी को गंगा में स्नान कराया और 20 जून को कांवड़ में बैठाकर अपने गंतव्य गाजियाबाद की ओर निकल पड़े। हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरा नाम है जी राहुल सैनी। मैं हरिद्वार से चला हूँ जी 20 तारीख में शाम को। अपने गांव जा रहा हूँ, असालतपुर फर्रुखनगर, जिला गाजियाबाद। और 10 किलोमीटर का रूट तय करता हूँ भोले में अपना रोज का। 200 किलोमीटर पड़ता है अपना गाँव। ये पहली कावड़ है भोले मेरी। इस यात्रा में राहुल को कभी तेज धूप तो कभी झमाझम बारिश का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने दादा दादी के प्रति समर्पण उनके इरादे को डिगने नहीं देती है। राहुल सैनी के समर्पण को देखकर लोग भी हैरान हैं। वो जिस रास्ते से गुजरते हैं, देखकर राहगीरों के कदम बरबस ही ठहर जाते हैं। उनके जुनून और दादा दादी के प्रति भक्ति भाव देखकर लोग कायल हो जाते हैं। राहुल सैनी की ये कोशिश उन कलयुगी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम भेजने से भी नहीं हिचकते हैं, जो जीते जी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। राहुल सैनी अपने माता पिता और दादा दादी को धरोहर मानते हैं और इन धरोहरों की भक्ति साधना से ही आज वो मीडिया में सुर्खियों में बने हैं। न्यूज़ 1 इंडिया भी राहुल सैनी के अपने दादा दादी के प्रति प्यार, श्रद्धा और भक्ति और समर्पण को सलाम करता है। मेरठ से के शर्मा की रिपोर्ट। यूपी पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों को आज सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें, चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं 1148 चयनित अभ्यर्थियों को यहां पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, सौंपे जाएंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होने जा रहा है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से चयनित हुए हैं ये अभ्यर्थी और ये बड़ी सौगात यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ देते नजर आएंगे। मिशन रोजगार के तहत यहां पर सौगात मिलेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम जो कि आयोजित होगा। तो सीएम योगी का मिशन रोजगार और इसके तहत आपको बता दें कि यहां पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। चलिए, सीएम योगी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से चयनित 1148 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यहां पर दिए जाएंगे, जिसमें 217 गोपनीय उप निरीक्षक, वहीं 587 लिपिक सहायक उप निरीक्षक और 344 लेखा सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। तो किन किन अभ्यर्थियों को यहां पर सौगात मिलने जा रही है उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। 587 सहायक उप निरीक्षक लिपिक हैं जिनको नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। वहीं लखनऊ से खबर है जहां पर अटल जल यात्रा का आज शुभारंभ होगा। आपको बता दें, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे लखनऊ स्थित आवास से इसका शुभारंभ किया जाएगा, ये जानकारी है। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुभारंभ करने जा रहे हैं। अटल जल यात्रा का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। हालांकि इसको लेकर पहले से तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है।
स्वतंत्र देव सिंह शुभारंभ करेंगे, जो जल शक्ति मंत्री हैं। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है। लखनऊ स्थित आवास से इसका शुभारंभ होगा। लखनऊ से खबर आपको बता दें कि आज कई दलों के नेता थामेंगे कांग्रेस का हाथ। जी हां, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में है आज ज्वाइनिंग कार्यक्रम। बीजेपी, सपा और बीएसपी के नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता, ये जानकारी है। दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय में ये सदस्यता जो है वो दिलाई जाएगी। तो कांग्रेस का हाथ आज कई नेता थामने वाले हैं। हालांकि किन किन के नाम इसमें शामिल होते हैं ये देखना होगा। कौन कौन से नेता, किस दल के नेता कांग्रेस में शामिल होते हैं ये देखना होगा। बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय में यहां पर पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी का दौरा है। आपको बता दें, जनसंवाद विकास यात्रा में कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। वहीं सुबह 11 बजे आपको बता दें कि बेचूगढ़ में जनसंवाद विकास यात्रा होने जा रही है। दोपहर 12 बजे हुसैनगंज कला में जनसंवाद विकास यात्रा है, जिसमें वो शामिल होंगी। दोपहर 1 बजे लाला का पुरवा में जनसंवाद विकास यात्रा है। दोपहर 2:45 पर गुंगे मऊ में जनसंवाद विकास यात्रा है, जहां पर वो शामिल होंगी। दोपहर 3:45 पर मंगौली में जनसंवाद विकास यात्रा होनी है। तो कब कब यात्रा है, कितने बजे यात्रा है, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं दिल्ली से खबर है, आज रक्षा मंत्रालय का 1 दिवसीय चिंतन शिविर है। जी हां, चिंतन शिविर की अध्यक्षता यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। वहीं घरेलू रक्षा विनिर्माण पर चिंतन शिविर में मंथन होगा। रक्षा मंत्री विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे, सत्रों के निष्कर्षों की समीक्षा करेंगे। पिछले महीने अलग अलग विचार मंथन सत्र किए गए थे आयोजित, और एक बार फिर से चिंतन शिविर है। इसमें तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा। तो रक्षा मंत्रालय का 1 दिवसीय का ये चिंतन शिविर, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। दिल्ली से खबर है, राजस्थान को लेकर कांग्रेस की आज बैठक है। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। गहलोत सरकार के मंत्री और सांसद भी इसमें शामिल होने वाले हैं। बैठक में सचिन पायलट पर फैसला हो सकता है। अब आपको बता दें, जिस तरीके से सचिन पायलट और गहलोत के बीच में तनातनी का माहौल चल रहा है, और ऐसे में राजस्थान में चुनाव भी है, संभव है कि इसमें कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। सचिन पायलट, जिनको लेकर फैसला हो सकता है, ये निर्णय लिया जा सकता है कि क्या राजस्थान का जब चुनाव होगा तो उस समय सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा, सीएम का दावेदार बनाया जाएगा कि नहीं। लेकिन ये बड़ी बैठक है राजस्थान कांग्रेस की। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल होंगे। सचिन पायलट को लेकर इसमें फैसला हो सकता है। तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब बहस तेज हो गई है। सरकार मंथन में जुटी हुई है। लॉ कमीशन ने अलग अलग पक्षों से प्रतिक्रिया और सुझाव भी मांगे हैं। लेकिन इस बीच एक मसला ऐसा है जो तमाम माथापच्ची की दिशा अलग कर रहा है। वो मसला है आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ। आदिवासी सीटों पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव है। ऐसे में अगर आदिवासियों को भी इस दायरे में लाया जाता है तो यकीनन उनके रहन सहन और सामाजिक ढांचे पर गहरा असर पड़ेगा। अभी रिपोर्ट देखिए। यूसीसी की राह कैसे होगी आसान? आदिवासियों के लिए क्या है प्लान? कैसे साधेंगे आदिवासी वोटर? राज्यों से लेकर लोकसभा चुनाव तक का माहौल बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का मंथन शुरू करके विपक्ष को पसोपेश में तो डाला ही है, चुनाव को लेकर पार्टी फूंक फूंक कर कदम भी आगे बढ़ा रही है। सबसे बड़ी चुनौती यूनिफॉर्म सिविल कोड में आदिवासी समुदाय को लेकर है, जो मौजूदा दौर में बीजेपी के परंपरागत वोटर बन चुके हैं। ऐसे में चुनाव के ऐन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आदिवासियों की नाराजगी मोल लेने की स्थिति में नहीं है बीजेपी। आइए समझते हैं कि आदिवासी समूह कौन है, क्या है उनकी राजनीतिक ताकत।
अनुसूचित जनजाति यानी एसटी उन समूहों की सरकारी लिस्ट है जो मुख्य धारा से आमतौर पर अलग है। इनके रीति रिवाज और तौर तरीके अलग होते हैं। ये खुद के कायदे कानून बनाकर मानते हैं। देश में कुल 705 आदिवासी समुदाय हैं जो एसटी के रूप में लिस्टेड हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इनकी आबादी 10 करोड़ 43 लाख के आसपास है, जो देश की कुल आबादी का करीब 8% से ज्यादा है। दरअसल आदिवासी समुदाय की कई परंपराएं यूनिफॉर्म सिविल कोड से गड़बड़ हो जाएंगी। वैसे बहुविवाह की परंपरा जो आदिवासी समुदाय में पुरुष और महिला दोनों के लिए ही है, इसके अलावा उत्तराधिकार से संबंधित नियम भी समाज के अपने हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर असम, बिहार और ओडिशा में कुछ जनजातियां परंपरागत कानूनों का पालन करती हैं, लेकिन मेघालय की कुछ जनजातियों में मात्र सत्तात्मक सिस्टम है। संपत्तियां यहां सबसे छोटी बेटी को विरासत में मिलती हैं। मिजोरम, जहां जनजातीय समुदाय की आबादी 90% से ज्यादा है, वहां भी कई परंपराएं प्रभावित हो सकती हैं। साफ है कि यूसीसी की राह की ये वो बड़ी अड़चनें हैं जिन पर सरकार लगातार मंथन कर रही है। यूसीसी पर बनी संसदीय कमेटी के अध्यक्ष सुशील मोदी पहले ही ये संकेत दे चुके हैं कि यूसीसी के प्रस्तावित ड्राफ्ट में ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं जिससे आदिवासी समुदाय की परंपराएं प्रभावित न हों। इसकी सबसे बड़ी वजह राजनीतिक भी है। इस कानून से हमारे रीति रिवाजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ समान दंड का प्रावधान है। किसी भी व्यक्तिगत पर्सनल लॉ का प्रावधान हटा दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जिसको आचार, जब हम ये कहते हैं कि इस देश में हमें एक समान अधिकार चाहिए, हमें एक समान नागरिक की तरह गिना जाए, देश हमें सेकुलर चाहिए, तो हमें कानून कम्युनल क्यों चाहिए? मात्र आदिवासी समूहों की बात नहीं है, जैनियों की संथारा प्रथा की भी बात है, सिखों का जो आनंद विवाह नियम है उसकी भी बात है। सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो इन विषयों पर भी क्या सोचती है। आप जानते हैं कि जैन समाज में संथारा प्रथा लागू है, जिसके तहत व्यक्ति को एक तरह से कहा जाए तो इच्छा मृत्यु वर्ण करने का अधिकार है। क्या उसको समाप्त करेगी सरकार? मुल्क में किसी भी किस्म का कोई भी यूसीसी की ना पहले ज़रूरत थी और ना आज है। और ये सिर्फ इससे पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि यूसीसी का मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि तमाम कम्युनिटीज़ से रिलेटेड ये मसला है। और बहुत सी कम्युनिटीज़ ऑलरेडी इतने दिनों में और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इसकी मुखालफत कर चुकी हैं। देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 62 पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। वहीं 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 47 में से 31 सीटें जीती थी। इन सीटों में कांग्रेस को महज 4 सीटें ही मिली थी। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं। साफ है कि केंद्र सरकार के लिए यूसीसी में आदिवासियों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि बीते कुछ चुनावों से आदिवासी बीजेपी के परंपरागत वोटर बनते जा रहे हैं। बात यूपी की करें तो बुंदेलखंड के साथ मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में आदिवासी समुदाय के वोटर अच्छी खासी तादाद में हैं, जो बीजेपी के परंपरागत वोटर बन चुके हैं। ऐसे में ये तय है कि समान नागरिकता संहिता में जो भी प्रावधान जोड़े जाएंगे उनमें आदिवासी समुदाय प्रभावित न हो, ये बात जरूर सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इन चुनौती को कैसे साध पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं लखनऊ नगर निगम का एक और कारनामा सामने आया है। जेल में बंद कर्मचारी को मिलता रहा वेतन। आपको बता दें कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को भेजा गया था जेल। पुलिस ने सुरेश कुमार सोनी को भेजा था जेल। हत्या के प्रयास मामले में जेल में था सुरेश। कर्मचारी कई महीनों तक जेल में बंद रहा था। जेल में बंद रहने के दौरान वेतन मिलता रहा। कर्मचारी के वेतन भुगतान को लेकर अब कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो लखनऊ नगर निगम का एक और कारनामा सामने आया है। आपको बता दें कि जेल में बंद रहने के दौरान भी यहां पर कर्मचारी को वेतन मिलता रहा।
कर्मचारी के वेतन भुगतान को लेकर अब कई सवाल यहां पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ होता है ये देखना होगा, लेकिन ये एक बड़ा मामला है क्योंकि ये कर्मचारी जेल में था लेकिन उसके बावजूद भी इसको वेतन मिलता रहा। पुलिस ने सुरेश कुमार सोनी को जेल भेज दिया था किसी मामले पर। हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला था। दरअसल सुरेश पर हत्या का आरोप था जिसके बाद जेल भेजा गया, लेकिन कर्मचारी कई महीनों तक जेल में बंद रहा, उसके बाद भी उसे वेतन मिलता रहा। अब ऐसे में सवालों के घेरे में यहां पर विभाग आ चुका है। तो नगर निगम का एक और ये कारनामा। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है देखना होगा। प्रदेश सरकार द्वारा अवैध बालू खनन और मिट्टी खनन रोके जाने के लिए दिए गए निर्देश के बाद भी बलिया में प्रशासन सक्रिय नहीं हो पा रहा है। दिन हो रात खनन माफियाओं द्वारा प्रशासन की नाक के नीचे बालू खनन का कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि बिना किसी लाइसेंस के धड़ल्ले से खनन हो रहा है। तस्वीर नरही थाना क्षेत्र के बलिया खास की हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ये बलिया की तस्वीर है। बालू खनन से प्रशासन पूरी तरीके से अनजान है और ऐसे में सवाल ये कि बालू खनन यहां पर किया जा रहा है लेकिन इस और किसी का ध्यान क्यों नहीं किया। बिना लाइसेंस यहां पर ये खनन किया जा रहा है। बालू खनन जब इस तरीके का प्रयास किया जाता है तो आखिरकार उस पर रोकथाम कब लगेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो बिना लाइसेंस हो रहा है नदी में खनन। हालांकि अब इसको लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है देखना होगा। वहीं हरिद्वार से खबर है जहां दीनदयाल पार्किंग के पास टापू पर मौजूद 4 कांवड़िए नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से टापू पर ही फंस गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर जल पुलिस के जवानों ने टापू पर पहुंचकर 4 लोगों का रेस्क्यू किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और उन्हें बाहर निकाला गया। बचाए गए कांवड़ियों में 3 युवक दिल्ली के रहने वाले हैं जबकि एक यूपी के गोरखपुर का रहने वाला है। आपको ये बता दें कि पुलिस लगातार लोगों से गहरे पानी की ओर ना जाने की अपील कर रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा हादसा जो कि होते होते टल गया। यहाँ देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से खबर आपको बता दें जहां पर होटल के रूम में युवक का गोली लगा शव मिला है। जी हां, आपको बता दें टिगरी गोल चक्कर के पास होटल में गोली लगा शव यहां पर मिला। मृतक युवक की शिनाख्त मयंक त्यागी के रूप में हुई है। युवक मयंक त्यागी के आत्महत्या करने की आशंका है। हालांकि क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना इलाके का ये पूरा मामला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हर पहलू को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जांच की जा रही है। तो आत्महत्या की यहां पर आशंका पहली दृष्टि से जताई जा रही है। हालांकि अब ये जांच का विषय, जांच की जाएगी। उन्नाव जिले में है एक ऐसा गांव जहां मुखियाओं का आतंक है। जी हां, आपको बता दें मुखियाओं की वजह से ग्रामीणों का जीना दुष्भर हो गया है। हाल ये है कि मुखिया की वजह से लोग गांव में अपनी बेटी की शादी को तैयार ही नहीं है। अब ये रिपोर्ट देखिए। ये है उन्नाव जिले के रुद्वारा गांव, जहां हर तरफ हर घर में मक्खियां ही मक्खियां हैं। मधुमक्खियों के आतंक ने यहाँ के लोगों की सुख, चैन और सुकून छीन ली है। आलम यह है कि लोग न आराम से खाना बना पा रहे हैं, न सुकून से खा पा रहे हैं और न ही चैन की नींद ले रहे हैं। मक्खियों से लोगों का जीना हराम हो चुका है। गांव में खाना महिलाएं मच्छरदानी लगाकर और दरवाजे बंद करके बनाती हैं। खाना भैया मच्छरदानी से लगा के बनाते हैं, हुसका के बयानन से डोला के बनाते हैं। खाना बना के धर देते हैं, तब घर में बक्सा पर धर के तब देते हैं बच्चन को खाने को, कबाड़ा बंद करके। कपड़ा ओढ़ा के बर्तन रखते हैं, ढकते हैं, पानी रखते हैं तो पानी में मच्छी गिर जाती हैं। सवेरे खाना खाए बैठे और थरिया मैंने 3 मच्छी पड़ गई, मच्छी उठा कर फेंक दिन, बकरी खाना दे दिन। खाना जैसे कमरा बंद कर लेते हैं हुसका के, उसके बाद अंधेरे में बैठ के बनाते हैं, तब भी मक्खी पड़ जाती हैं।
मक्खियों की समस्याएं सिर्फ खाने तक ही नहीं है। गांव के लड़कों से कोई अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं है। जिनकी शादी हो गई है उनकी बहुएं रहने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, रिश्तेदार भी अब गांव में आने से कतराने लगे हैं। यहाँ पे जो आते हैं रिश्ते वाले वो भी नहीं रिश्ता लगाते हैं, चल जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ मच्छियाँ बहुत लग रही हैं। यहाँ हमारे अगर शादी भी हो जाती है तब भी लड़कियाँ बोलती हैं कि यहाँ हम शादी करके पछता रहे हैं, यहाँ मच्छियाँ बहुत लगती है, फैसला कर लेते हैं। यहाँ रिश्ता नहीं लगते हैं, लड़की लड़कों के किसी के नहीं लग रहे हैं। मक्खियों की आतंक की जड़ गांव के पास में खुला पोल्ट्री फार्म है। ग्रामीणों की माने तो जब से पोल्ट्री फार्म खुला है गांव में मक्खियों की भरमार हो गई है। लेकिन पोल्ट्री फार्म संचालक मक्खियों के लिए जिम्मेदार यहाँ के लोगों की गंदगी को मानते हैं। उनके मालिक से बात हुई है भैया, तो कहते हैं कि आप तुम्हारी गाय भैंसिया की वजह से गंदगी है, वही से तुम्हारी मक्खी है, हमारे मुर्गी फार्म से मक्खी नहीं जाते हैं। और अपना देखिए, अपने दवा मंगा के अपने हाथे दवा डालो। दवा मांगने जाते हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ दवा नहीं है। और उसकी बाद जो दवा डालने भेजते हैं तो अपने लेबरों से कहते हैं कि जबरदस्ती साइन करा कर लाओ, वीडियो बना कर लाओ, मोबाइल तेरे। गांव में मक्खियों के चलते बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। हाँ किया है तो वो जाते नहीं है। सब लोग यहाँ के गए हैं, हज तहसील गए हैं, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। वहाँ से बोल देते हैं कि चलिए और घूस दे देंगे। मैडमिया जो है घूस दे देती है मुर्गी फार्म। मैडम का नाम क्या है जो घूस देती हैं और पैसे दे देती हैं? उसका नाम हमें नहीं पता है। नाम नहीं पता। इस बाबत जब मुख्य विकास अधिकारी से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि मामला संज्ञान में आया है, जांच के आदेश दिए गए हैं, रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि आपने अभी बताया कि ये पहली बार संज्ञान में लाया गया है मेरी मैटर, तो मैंने एसडीएम हसनगंज को इसके लिए निर्देश दिए हैं और उनकी जांच रिपोर्ट आ जाए तो उस हिसाब से कार्रवाई इसमें की जाएगी। अगर ये कहें कि कहीं मक्खियों की वजह से सैकड़ों लोगों की शादी टूट गई है, इतना ही नहीं, अब जिन लोगों की शादी हो भी चुकी है उनकी पत्नियां ससुराल छोड़कर मायके चली गई हैं। जी बिल्कुल ये सच है, क्योंकि नवाबगंज के रुद्वारा गांव के कुछ ऐसे ही हालात हैं। वहां पर लाखों तादाद में आई हुई मक्खियों ने लोगों का रहना दुश्वार कर दिया है। आलम यह है कि वहां के लोग 2 टाइम का भोजन मच्छरदानी के अंदर बैठकर करते हैं। इतना ही नहीं, वहां के लोगों में लगातार फैलती बीमारियों को लेकर कई बार टीमों ने गांव के सैकड़ों लोगों का इलाज किया है, लेकिन जिला प्रशासन पास ही बने अमन पोल्ट्री फार्म पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि इस अमन पोल्ट्री फार्म की लापरवाही के चलते और उसकी गंदगी के चलते ये मक्खियों का हमला कई गांवों पर हुआ है। हालांकि अमन पोल्ट्री फार्म के मालिक की रिश्तेदारी किसी प्रमुख सचिव के से है, जिसके चलते जिला प्रशासन जानबूझ करके उस पर हाथ नहीं डालना चाहता। अब देखना यह होगा कि अगर लगातार यही हालत बनी रही तो किसी न किसी दिन एक बड़े हादसे को जो है दावत देने की पूरी तैयारी अमन पोल्ट्री फार्म ने कर ली है। नीरज द्विवेदी, न्यूज़ 1 इंडिया, उन्नाव। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।